Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic amines. This is topic number 13 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th, amines. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with few of the topics like classification, nomenclature, preparation of amines, basicity of amines, chemical properties of amines. And today we are going to see reaction of arene diazonium salt, reaction with arene sulfonyl chloride, and electrophilic aromatic substitution in aromatic amines. If you have missed the previous videos, you can click on the I button above and see those videos. So let's continue with reaction of arene diazonium salt. तो हमने देख लिया है पिछले वीडियो में कि अरीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है. अब हम जानेंगे कि अरीन डाइजोनियम सॉल्ट का फर्दर क्या रिएक्शन होता है. मतलब अरीन डाइजोनियम सॉल्ट कितना यूजफुल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सो रिएक्शन जो है अरीन डाइजोनियम सॉल्ट का वो 2 टाइप्स का है. पहला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप. मतलब डाइजो ग्रुप जो बन रहा है N2 पॉजिटिव, उस ग्रुप को निकाल देना, तो उसको है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप. और दूसरा रहेगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप. मतलब डाइजो ग्रुप दैट इज N2 ग्रुप को आप बिना हटाए रिएक्शन करना. तो ये 2 टाइप ऑफ अरीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन है. तो हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप, मतलब डाइजो ग्रुप को निकालना. उसके लिए जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, अरीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो आपका बनता है रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ NaNO2 प्लस HCl. जब NaNO2 HCl रिएक्ट होते हैं तो HNO2 बनता है, और HNO2 जब आपके एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तो देता है डाइजोनियम सॉल्ट. अब ये डाइजोनियम सॉल्ट बहुत सारे वे से रिएक्ट होते हैं. पहला है सैंडमियर रिएक्शन. तो सैंडमियर रिएक्शन में क्या होता है आपके कि सैंडमियर रिएक्शन में जो आपका अरीन डाइजोनियम सॉल्ट है वो रिएक्ट होगा CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो देगा आपको बेंजीन क्लोरो या फिर बेंजीन क्लोराइड और प्लस N2 गैस. तो जब भी आपका अरीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होगा CuCl इन द प्रेजेंट ऑफ HCl, तो आपको मिलेगा ArCl. सिमिलरली जब आपका अरीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होगा CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपको मिलेगा ArBr प्लस N2 गैस. और जब आपका अरीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होगा CuCN इन KCN, तो आपका डाइजोनियम है वो रिप्लेस हो जाएगा ArCN प्लस N2 गैस. अब आप यहाँ देख सकते हो जो आपका N2 है, इट इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, इसलिए वो बहुत जल्दी से लीव कर रहा है N2 गैस बन के, और यहाँ पे हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दैट इज N2 ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है Cl Br या Cn से. यहाँ पे जो आपका ArN2 है, मतलब आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और इनकमिंग ग्रुप दैट इज Cl माइनस Br माइनस Cn माइनस वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और वो Br(N2) दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस करके आपका न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जगह ले रहा है. तो ये हो गया सैंडमियर रिएक्शन. तो सैंडमियर रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, आपके अरीन डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं ArCl बाय यूज ऑफ CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ArBr by use of CuBr in the presence of HBr, or ArCN by use of CuCN in the presence of KCN. नेक्स्ट है गटरमैन रिएक्शन.
जो गटरमैन रिएक्शन है उसमें आपका डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होगा Cu पाउडर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और वो देगा ArCl प्लस N2 गैस। तो जो आपका अब यहाँ पे N2 है दैट इज द डाइजोनियम सॉल्ट का जो गुड लिविंग ग्रुप है N2 वो रिप्लेस हो रहा है Cl से वापस इन द प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर। सिमिलरली जब आपका डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होगा Cu पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल Br है इसलिए आपको मिलेगा ArBr। नेक्स्ट है आयोडो अरीन फॉर्मेशन। आयोडो अरीन फॉर्मेशन के लिए डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो रिएक्ट होना चाहिए Ki के साथ तो देगा ArI प्लस N2 दैट इज आयोडोबेंजीन प्लस N2 गैस। और आयोडो अरीन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन थ्रू नहीं हो सकता या गटरमैन रिएक्शन थ्रू नहीं हो सकता, ये एक सेपरेट रिएक्शन है। यदि आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप सैंडमेयर या गटरमैन रिएक्शन यूज कर सकते हैं, बट आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो आपको आयोडो अरीन फॉर्मेशन करना होगा। Next है mild reduction, that is your diazonium salts can undergo reduction in presence of H3PO2 in H2O तो देगा बेंजीन। तो जब भी आप H3PO2 यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा और देगा बेंजीन रिंग। सिमिलरली जब डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होगा इथेनॉल के साथ तभी भी वो रिडक्शन अंडरगो करेगा और वापस बेंजीन ही देगा प्लस द एसिटाइल डिहाइड प्लस HCl। नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्मेशन। तो जब आपका डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 283 केल्विन तो इस हीट पे यदि आप आपके डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा फिनॉल प्लस N2 गैस प्लस HCl। तो इसका कंक्लूजन ये है जब भी आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है या ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप गटरमैन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन फॉलो कीजिए। यदि आपको बेंजीन नाइट्राइल बनाना है तो आप सैंडमेयर रिएक्शन फॉलो कीजिए दैट इज CuCN और KCN का रिएक्ट कीजिए डाइजोनियम सॉल्ट को। जब आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो आपको आयोडो अरीन फॉर्मेशन रिएक्शन फॉलो करना होगा। और जब आपको डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आपको माइल्ड रिडक्शन करना है। और जब आपको डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो उसे वाटर के साथ ट्रीट करना है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। ये पूरे टेबल में आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे कहीं फ्लोरीन दैट इज फ्लोरोबेंजीन नहीं मिला है। फ्लोरोबेंजीन के लिए एक सेपरेट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। जब अरीन डाइजोनियम सॉल्ट को आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तब वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनता है ऑफ डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो जब भी आप अरीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कर रहे हो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ तो आपको एक प्रेसिपिटेट मिलता है दैट इज डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो ये है आपका डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जिसमें फ्लोरीन भी है, बोरेट भी है, डाइजोनियम भी है। इसको फर्दर हीट करने से इसको यदि आप फर्दर हीट करोगे डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को तो आपको फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस प्लस BF3 मिल जाएगा। बट यदि आप डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को ट्रीट करोगे NaNO2 के साथ दैट इज द सोडियम नाइट्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Cu दैट इज कॉपर पाउडर तो आपको मिलेगा बेंजीन नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो फिर आपको यदि आपको डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आपको जस्ट उसे हीट करना है। और यदि आपको डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को आपको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आपको NaNO2 के साथ कॉपर मिक्स करके उसे हीट करना है तो आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आप देख सकते हैं इसमें एनिलीन दिया हुआ है और फिर डाइजोनियम सॉल्ट दिया है तो आपको रिएजेंट पहचानना है। करेक्ट, आपने पिछले वीडियो में ये रिएजेंट पढ़ा है कि किस रिएजेंट से ये कन्वर्ट होता है एनिलीन टू डाइजोनियम सॉल्ट दैट इज NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो NaNO2 को आप इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो NaNO2 और HCl को ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा HNO2 और HNO2 क्या करता है आपका जो एनिलीन है उसे कन्वर्ट कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में। डाइजोनियम सॉल्ट को फर्दर आप ट्रीट करोगे HCl एंड
कुपरस क्लोराइड के साथ, दैट इज योर सैंडमियर रिएक्शन, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि आपका N2 अभी गुड लिविंग ग्रुप है, वो N2 गैस बन के चला जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है डायजोनियम सॉल्ट को जब आप H3PO2 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको वहाँ पे रिडक्शन होगा और आपका जो है अभी N2 वापस लीव हो जाएगा, और एक्चुअली जो आपका ये अरिन ये है डायजोनियम सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में, क्योंकि माइल्ड रिडक्शन है। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजोनियम ग्रुप। अब डायजोनियम ग्रुप को निकाले बिना क्या रिएक्शन होता है, तो अरिन डाइजोनियम सॉल्ट जब ट्रीट किया जाता है कोई भी रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, जैसे कि फिनॉल या फिर एरोमेटिक अमाइन के साथ, तो आपको हमेशा अजो कंपाउंड मिलेगा। तो जब भी आप अरिन डाइजोनियम सॉल्ट को किसके साथ ट्रीट करोगे, फिनॉल या अमाइंस के साथ, दैट इज रिएक्टिव एरोमेटिक रिंग के साथ, तो आपको अजो कंपाउंड मिलेगा। अजो कंपाउंड होते क्या है, अजो कंपाउंड होते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, ठीक है। तो ये है अजो कंपाउंड जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, दैट इज बेंजीन रिंग तो ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड है, देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये पूरा कॉन्जुगेटेड है, और उसके साथ वापस एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो दो बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड एन से जुड़े हुए हैं, दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और इसलिए इसे कहते हैं अजो कंपाउंड। इस रिएक्शन को अजो कपलिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो अजो कंपाउंड, ये रिएक्शन जो है अजो कंपाउंड के फॉर्मेशन को लीड करता है, इसलिए इस रिएक्शन को अजो कपलिंग भी कहा जाता है। अजो जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर होते हैं, जैसे ऑरेंज, रेड, ठीक है, येलो, ऐसे वाले कलर्स बनाते हैं। तो जो भी अजो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे इस रिएक्शन के बाद उनके बहुत ब्राइट कलर्स होंगे, ऑरेंज और येलो के ज़्यादातर शेड में। ये एग्जाम्पल है एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। ये रिएक्शन किस चीज का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज डाइजोनियम आयंस है। तो जो ये डाइजोनियम आयन है हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। कोई रिएक्शन हो जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि उसके पास N2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप है। और जो भी सेकेंड रिंग है वो एक्चुअली है आपका जो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसमें जो ग्रुप्स हैं वो लोन पेयर होंगे उनमें, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। वेदर इट इज फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास, इसलिए वो होंगे न्यूक्लियोफाइल। और ये इस टाइप का जो रिएक्शन है वो हमेशा पैरा टू रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप को देता है, ठीक है। तो जो आपका जो रिएक्शन है हमेशा आपका जो डाइजो कंपाउंड है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट इज OH या NH2 के पैरा पोजीशन पे ज्वाइन होगा। मतलब इनकमिंग जो N2 है वो कहाँ ज्वाइन होगा, पैरा टू OH और NH2। रिंग एक्टिवेटिंग क्यों कहते हैं इस ग्रुप को, OH या NH2 को, क्योंकि उनके लोन पेयर रेजोनेंस में है बेंजीन रिंग के, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो एक्टिवेटिंग है, ठीक है। और इसलिए इनकमिंग जो भी है आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, पैरा टू OH या NH2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है फिनॉल के साथ तो वो दे रहा है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, बट ये रिएक्शन के लिए आपको एक्वस OH माइनस चाहिए। नेक्स्ट सिमिलर रिएक्शन है विथ एनिलीन। अभी हमने देखा था डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन विथ फिनॉल, अब है डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन विथ एनिलीन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट होता है एनिलीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वापस आपको पैरा पोजीशन पे ही, दैट इज NH2 के पैरा पोजीशन पे आपको N2 ज्वाइंट होते हुए दिखेगा, दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और ये आपका मिल गया एजो कंपाउंड दैट इज पैरा अमाइनो अजोबेंजीन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अरीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो जो अभी आपका जो बेस है दैट इज योर अमाइंस, वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं। एक्चुअली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को दैट इज C6H5SO2Cl,
ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? C6H5SO2Cl को हेंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। ये रिएजेंट एक्चुअली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। लैब में यदि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है तो आप ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे इस रिएजेंट के साथ यदि आपका अमाइन अलग है। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन। तो इथिल अमाइन दैट इज योर प्राइमरी अमाइन जब बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो दे रहा है एन इथिल बेंजिल सल्फोनिल अमाइड। ये जो एन मिथिल बेंजिल सल्फोनिल अमाइड है वो एक्चुअली वाटर मतलब अल्कली सॉल्यूबल है, मतलब वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस में, दैट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH, जो भी बेस का एक्वा सॉल्यूशन है उसमें ये सॉल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो जब बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज योर बेंजीन रिंग C6H5SO2Cl जब रिएक्ट हो रहा है आपके प्राइमरी अमाइन के साथ दैट इज NH2C2H5 तो आपको मिल रहा है एन इथिल बेंजिल सल्फोअमाइड। और ये जो है ये प्राइमरी एक्चुअली अमाइन से बना हुआ सल्फोमाइड है और इसलिए ये आपके बेस में सॉल्यूबल है। बट जब हम बात करें सेकेंडरी अमाइन जब रिएक्ट करता है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो अब आपका सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट हो रहा है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो आपको मिल रहा है NN डाइइथिल बेंजिल सल्फोमाइड। तो अब आपको क्या मिल रहा है? NN डाइइथिल बेंजिल सल्फोमाइड। और ये जो सेकेंडरी अमाइन से मिलने वाला सल्फोमाइड है वो एक्चुअली अल्कली इनसॉल्यूबल है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच नहीं है और इसलिए अल्कलाइन में सॉल्यूबल नहीं है। तो अल्कलीन में सॉल्यूबल होने के लिए उस सल्फोमाइड के पास एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन को अटैच वाला हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होता है और इसलिए वो फिर अल्कली में सॉल्यूबल हो जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकेंडरी अमाइन से जो सल्फोमाइड मिल रहा है उसका जो एक हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया आपका सल्फोनिल ग्रुप से और इसलिए इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और इसलिए अल्कली में सॉल्यूबल नहीं है। और टर्शरी अमाइन की बात करें तो टर्शरी अमाइन एक्चुअली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं देता, क्योंकि टर्शरी अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है जो सल्फोनिल ग्रुप से रिप्लेस हो सकता है और इसलिए वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। तो जब भी आप क्या करोगे आपके अमाइंस को दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के ट्रीट करोगे तो आपको हमेशा अलग प्रोडक्ट मिलेगा। प्राइमरी अमाइन के साथ ट्रीट करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिला यदि आपने उस प्रोडक्ट को बेस में सॉल्यूबल किया और वो सॉल्यूबल हो गया, मतलब आपका जो स्टार्टिंग वाला अमाइन था वो प्राइमरी था। सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट को आपने बेस में सॉल्यूबल किया और बेस में सॉल्यूबल नहीं हुआ, मतलब स्टार्टिंग वाला अमाइन सेकेंडरी अमाइन था। और यदि आपको बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड के साथ उस अमाइन को रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिला, मतलब आपका स्टार्टिंग अमाइन क्या है? टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डू टर्शरी अमाइंस हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम? टर्शरी अमाइंस के पास कभी भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है नाइट्रोजन को, क्योंकि तीनों भी R ग्रुप होते हैं नाइट्रोजन को अटैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू टर्शरी अमाइन नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड? टर्शरी अमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट होते हैं? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं होता जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिप्लेस हो सके। नेक्स्ट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथिलामाइन, डाइमिथिलामाइन एंड ट्राइमिथिलामाइन बाय हेज़ेबर्ग टेस्ट? तो जो मिथिलामाइन है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्ट करके आपको ऐसा सल्फोनिल क्लोराइड देगा, मतलब सल्फामाइड देगा जो अल्कलाइन में सॉल्यूशन है, सॉल्यूबल है, अल्कली सॉल्यूशन में सॉल्यूबल है। बट डाइमिथिल अमाइन जो है वो जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्ट होगा वो ऐसा सल्फामाइड देगा जो अल्कली सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है। और ट्राइमिथिल अमाइन एक्चुअली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्ट ही नहीं करेगा और इस तरह से आप तीनों अमाइंस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय हेंसबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है? तो पहला है ब्रोमिनेशन।
अब एक्चुअली आपको पहले ये समझना होगा कि आपका जो एरोमेटिक अमाइन होता है वो एक्चुअली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों, मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि देखो ये बेंजीन है आपका, और इस बेंजीन में आपके पास है NH2 ग्रुप अटैच, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक अमाइन। अब इस एरोमेटिक अमाइन में जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, ये लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में है। रिंग के साथ रेजोनेंस में होने के वजह से आप देख सकते हो जो आपके नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आ रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए NH2 एक्चुअली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि वो लोन पे रेजोनेंस में दे रहा है बेंजीन का। रिंग एक्टिवेटिंग मतलब जो बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब रिंग एक्टिवेट हो रहा है, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्ट होगा, क्योंकि वो हाईली न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि NH2 क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर एक्स्ट्रा और बेंजीन को दे रहा है। बेंजीन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो रेजोनेंस में है, और जो NH2 है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की वजह से वो जो है और इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के साथ ज़्यादा इजिली रिएक्ट करेगा। और जो भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादातर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाते हैं, इसलिए ये जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप से उनमें जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। तो पहले हम देखते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन। एनिलीन, जब आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर, तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि जो एनिलीन है वो हाईली रिंग एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल उसके दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, मतलब सारे रिंग एक्टिवेटेड पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं और दे रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बट यदि आपको सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट चाहिए, आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन नहीं चाहिए, सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको एक तरीका है। आपको क्या करना होगा, NH2 जो है वो हाईली रिंग एक्टिवेटिंग है, वो रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए सारे रिंग एक्टिवेटेड पोजीशन, दैट इज दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों भी Br से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। बट यदि आप NH2 का रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो कम कर दो, उसकी रिंग एक्टिवेटिंग जो कैपेसिटी है उसे कम कर दिया जाए, जो नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है बेंजीन रिंग को, वो लोन पेयर को कम बेंजीन रिंग तक लाया जाए, तो बेंजीन रिंग कम एक्टिवेटेड होगा, और कम एक्टिवेटेड होने की वजह से वो एक ही जगह सिर्फ, दैट इज पैरा पोजीशन पे सिर्फ रिएक्ट करेगा। और इससे कैसे किया जा सकता है, मतलब उसकी रिंग जो एक्टिवेटिंग कैपेसिटी NH2 की कैसे कम की जा सकती है, कि NH2 को, दैट इज एनिलीन को, आप एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करें, जिससे एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन हो जाएगा और एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा एसिटानिलाइड में, दैट इज एसिटानिलाइड, दैट इज योर अमाइड में। और जैसे ही आपका एनिलीन कन्वर्ट हो गया अमाइड में एसिटिलेशन के बाद, तो अमाइड में क्या होता है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, वो बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस में है ही, उसका कोई डाउट नहीं है, बट वो कार्बोनिल कार्बन के साथ भी रेजोनेंस में। पहले एनिलीन सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में था, इसलिए ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा था, बट अब लोन पेयर दो तरफ शेयर हो रहे हैं, इसलिए वो रिंग को कम एक्टिवेट कर रहा है। जैसे वो रिंग को कम एक्टिवेट करेगा, जो आपका आने वाला जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि रिंग कम एक्टिवेटेड है तो वो सारे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। और इसलिए देखो, आप जब एनिलीन को ट्रीट करोगे एसिटिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको एसिटिलेशन मिलेगा, दैट इज अमाइड एसिटानिलाइड मिल गया। और अब इसको Br2 के साथ ट्रीट करो तो आपको मिलेगा पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। बहुत सारे बच्चों के मन में अब ये क्वेश्चन होगा कि ऑर्थो पोजीशन पे क्यों नहीं ब्रोमीन गया, सिर्फ पैरा पे क्यों गया, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। NH2 छोटा सा ग्रुप था, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, और बड़ा ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक प्रॉब्लम भी बहुत है। जो ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक प्रॉब्लम, दैट इज जगह के लिए जो झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा है,
इसलिए ब्रोमीन ऑर्थो पे जाने के बजाय पैरा पे जाता है, दैट इज पैरा ब्रोमो एसिटिनालाइड बनाता है। और आप क्या कीजिए, ये एसिटाइल ग्रुप जो आपने बनाया है उसे वापस एनिलीन में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके लिए आपको जस्ट हाइड्रोलिसिस करना है, दैट इज H+ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डालना है। और ये करते ही आपका जो एसिटिल ग्रुप है वो ब्रेक हो जाएगा और आपको वापस एनिलीन मिल जाएगा, दैट इज पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह से आप एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि उस एनिलीन का NH2 ग्रुप को कम एक्टिवेटेड कर दीजिए बाय एसिटिलेशन, और उसको बाद में हाइड्रोलिसिस फिर ब्रोमिनेशन कीजिए जिससे ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, और फिर एसिटिल ग्रुप को हाइड्रोलिसिस कर लीजिए जिससे आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। तो एनिलीन को जब ट्रीट करोगे आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद नाइट्रो ग्रुप बनता है। वो नाइट्रो ग्रुप एनिलीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बट इस केस में एक और प्रोडक्ट मिलता है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, दैट इज मेटा नाइट्रो एनिलीन। अभी आप बोलोगे मैडम आपने तो बताया था NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप सिर्फ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेटा प्रोडक्ट मिला कैसे? एनिलीन जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिलता है। जब एसिड के साथ रिएक्ट होगा, एनिलीन एक बेस है, एसिड एसिडिक नेचर का है, इसलिए एनिलीन एसिड को एक्सेप्ट कर लेगा और एक और प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज ये, इसको एनिलियम आयन कहते हैं। अब ये जो आयन है वो एक्चुअली मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, और इसके वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। और कुछ आपको एलिनियम आयन मिलने की वजह से यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है। इसलिए एनिलीन को जब भी आप नाइट्रेशन रिएक्शन कीजिएगा तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थो और पैरा तो आपको पता है एनिलीन रिंग एक्टिवेटिंग है इसलिए मिल रहा है, बट मेटा क्यों मिल रहा है? क्योंकि कुछ एलिनियम आयन फॉर्म होता है जो मेटा डायरेक्टिंग है, और इसलिए आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है। बट आपको सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो अगेन जैसे आपने ब्रोमिनेशन में किया था यहाँ पे भी कीजिए। एनिलीन को एसिटिलेशन कीजिए एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिससे आपको एसिटिनालाइड मिलेगा, दैट इज अमाइड। अब इसको नाइट्रेशन कीजिए तो आपको नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे क्यों नहीं? क्योंकि स्टेरिक प्रॉब्लम है। और जब फिर आपको मिल गया ये पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड, तो आप एसिटानिलाइड ग्रुप को वापस कन्वर्ट कर लीजिए NH2 ग्रुप में बाय हाइड्रोलिसिस, जिससे आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा, सिमिलर एज ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में एनिलीन को H2SO4 के साथ ट्रीट कीजिए। H2SO4 एसिड है, एनिलीन बेस है, इसलिए आपको मिलेगा एलिनियम हाइड्रोसल्फेट, जिसे आप हीट करोगे, इस एलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे, तो आपको मिलेगा सल्फेलिक एसिड, दैट इज सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन हो गया। बट ये एसिड एक्चुअली ज्यूटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ज्यूटर आयन मतलब सेम मॉलिक्यूल में, यदि सेम मॉलिक्यूल में एसिड और बेस दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो एसिड अपना हाइड्रोजन बेसिक वाले ग्रुप को डोनेट कर देता है विद इन सेम मॉलिक्यूल, दो अलग मॉलिक्यूल नहीं, विद इन सेम मॉलिक्यूल। और वो सेम मॉलिक्यूल में दोनों भी आयन प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, और उसे कहते हैं ज्यूटर आयन। मतलब सेम मॉलिक्यूल में एसिड बेस ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो जाता है, इससे वो कहते हैं ज्यूटर आयन। तो इस तरह से सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends, and before departing, believe you can and you will. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.